हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आप स्वस्थ और मस्त होंगे इस उम्मीद के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपने उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 को अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर है वो आप करेंगे। मेरा काम पढ़ाना है तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से यानी ज्ञान गोदावरी के थ्रू आपको तुरंत आगे बढ़ाना चाहूँगा। बेसिक सेक्शन में जो अगला पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें ये जानना था कि वास्तव में एक क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो क्रमागत संख्याओं के बारे में आओ जरा हम आपको जानकारी दे दें कि वास्तव में क्रमागत संख्याएं किसे कहेंगे। तो आप कॉपी पेन मेरे साथ लिए रहिए और अच्छी तरीके से नोट्स को भी बनाते चलिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग लगाओ सब लोग, क्रमागत या फिर इसी को कहते हैं क्रमिक या फिर इसी को कहते हैं क्रमवार संख्याएं। क्रमवार संख्याएं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स क्या है मेरे भाई? एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स समझो आपका इस पे आना ही आना है। तो देखो क्रमागत संख्याएं क्या है। पहला सवाल तो ये, जवाब भी यहां पर है। क्या है? सिर्फ इतना है, क्रम से आने वाली संख्याएं। बस इतनी सी परिभाषा आप बोल दीजिएगा कि क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 मैंने लिख दिया 27 28 29 क्रम से, तो ये सारी क्रमागत कहलाएंगी। अब अगर बात करता हूं क्रमागत संख्याओं के प्रकार की, तो जरा देखो यहां एक क्रमागत संख्याएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। पहली डिस्टेंस कहलाएगी, सब में क्रमागत तो लगा रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रमागत। खास बात क्या है? प्राकृत, इसीलिए मैंने बड़ा लिख दिया इसको, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर। ये प्राकृत अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा पिछले क्लास में, 1 2 3 4 ये आपकी प्राकृत संख्याएं हो गई। तो पहली आपकी हो गई क्रमागत प्राकृत संख्या और दूसरी आपके पास हो जाएगी क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या आप 2 4 6 8 इत्यादि लिखिएगा। और लास्ट हमारी होगी वो है क्रमागत विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अब एक क्रमागत विषम संख्या क्या है? देखो भाई 1 3 5 7 ऐसे आप लिखते चले जाओ। तो पहली बात तो आपके समझ में आ गई कि क्रमागत संख्याएं कितने प्रकार की? 3। पहला क्या हुई? क्रमागत प्राकृत, क्रमागत सम, क्रमागत विषम। क्वेश्चन के अंतर्गत जब अभी पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप हमेशा उसे प्राकृत समझोगे, या प्राकृत लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, अन्यथा के केस में वो सम या विषम लिखा रहेगा। अब यहां पे देखिए कि जब भी इस तरह के होंगे तो होता क्या, सवाल कैसे आएंगे। जैसे सवाल होगा कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 87 है तो बीच की संख्या क्या होगी? मुझे क्या पता, पता तो करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले परिभाषा फिर यह सवाल अभी कराता हूं। तो ऐसे केस को जानने के लिए आपको क्या करना है? आफ्टर बिफोर बचपन में पढ़े होंगे आप जब छोटे रहे होंगे, तो अब तो बहुत बड़े हो गए आप, कोई बात नहीं। जरा देखो कि जब पूर्व शब्द की बात करता हूं तो आप बोलते हो बिफोर, बात की बात करता हूं तो आफ्टर। मेरे भैया 1 में 1 जोड़ो 2, 2 1 3, 3 1 4। तो नेचुरल नंबर के केस में क्या होता है? 1 1 प्लस कर दो तो आगे का नंबर आएगा और माइनस कर दो तो पीछे का आएगा। तो जब क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे 3 क्रमागत संख्याओं के योगफल 87 है तो कह दिया न्यूनतम पूर्णांक बताओ, अधिकतम पूर्णांक बताओ, तो उस केस में क्या करना है आपको कि अगर आगे जाना तो +1 करेंगे, पीछे आना तो -1 कर देंगे। वही मैं सिखा रहा हूं। तो यहाँ करना -1, यहाँ करना +1। सम के केस में देखो 2 2 जोड़ा जाता है आगे जाने के लिए, 2 2 घटाया जाएगा पीछे आने के लिए। तो यहाँ पर भी वही -2 एंड +2। अच्छी और मजे की बात यह है कि 1 धन 2 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी यहाँ पर भी आप यही कहोगे -2 एंड +2। ये लिख के क्या समझे आप?
कि जिस नियम से भी हम लगाएंगे सम संख्या के क्वेश्चन को उसी से लगाएंगे विषम को, क्योंकि दोनों में ही दो दो जोड़ना या घटाना है। जब इसके क्वेश्चन लगाने होंगे तो माना कैसे जाता है, मैं आपको 3 संख्याएं लेके मान के दिखाता हूं। बाकी हम लोग अपनी क्लास में 3 संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब करेंगे, बस परिभाषा आप समझ लीजिए, बाकी काम हो जाएगा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि कोई भी 3 संख्याएं हैं, तो यदि 3 संख्याएं होंगे तो सामान्य तरीके से क्या मानोगे आप, पहली संख्या x, अगली x+1, अगली x+2 बोलो होगी। आपको समझाने के लिए सिर्फ सिंपली मैं लिख देता हूं कि यदि x बराबर 1 होगा तो मुझे एक बात बताओ कि 1, 2, 3 बोलो, एक क्रम से आ गया ना, एक क्रमागत हो गई, कैसी, प्राकृत संख्या हो गई। यहां पर भी अगर वही 3 मानूं तो ये होगा x, अगला x+2, अगला बोलो x+4। मान लिया कि हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया x बराबर 4 होगा मेरे भाई, तो ये देखो 4 आएगा, 6 होगा, 8 हो गई ना क्रमागत संख्या, ये सम। ऐसे यहाँ पे संभल करके, वरना कहना होगा तेरी एक छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स कि हमने अभी कहा था कि जो भी रूल लगेगा सम संख्या पर वही लगेगा विषम पर। जैसे हम लगाएंगे सम संख्या के सवाल को वैसे ही लगाएंगे विषम को। क्यों, कोई आसान है क्या, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि 2 जोड़ने पर अगर सम आई है तो 2 ही जोड़ने पर विषम आई है। क्या मेरी बात समझे आप? तो मैं यही कह रहा हूं कि पहला x होगा तो अगला x+2 होगा, x+4 होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अब जरा देखो, यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया कि भाई अगर x बराबर 1 है, सॉरी हाँ ठीक है विषम ही बता रहा हूं, तो x बराबर 1 है तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, देखो आ गई ना विषम संख्या। तो आपको याद रखना कि दोनों का रूल सेम होना है, बाकी कोई बात नहीं। ये हो गई आपके पास क्रमागत संख्या। अब जरा इन तीनों परिभाषाओं को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे सभी पर एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बाकी अपनी इसी क्लास में तमाम क्वेश्चन हमें करने ही हैं, ये पूरा का पूरा आपका एक टाइप है। तो मैं आपके लिए यहाँ बोर्ड पर अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके समझने के लिए, और आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन छोटा सा कि यदि किन्हीं 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी सम्स 87 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। चलो बस छोटा सवाल। डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम थोड़ा आपको विस्तार से समझा दें, इसको जनरल मेथड समझते हो ना डिटेल में। और दूसरा आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि अभी निकालेंगे आपके लिए। एग्जाम मेथड, परीक्षा विधि, आगे हम लोग पूरी क्लास को धीरे धीरे परीक्षा विधि की तरफ लेकर आएंगे, बस आप मेथड को सीख लें। अब आप बताइए कि मानना ही है, तो जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं। क्या मानोगे, जो पूछा है वही मानोगे, और क्या क्या पूछा है, बीच की संख्या। तो यहां मानना आप कि माना बीच की संख्या बराबर x। अब देखो कि अगर बीच की संख्या x मानोगे तो अभी मैंने आपको आफ्टर बिफोर समझाए, 1 नंबर मेरे से पहले है तो -1 होगा, और 1 नंबर मेरे बाद है तो क्या होगा, +1 होगा। मेरे भाई ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x+1, बोलो होगा। आप क्या कहते हो, तीनों का योगफल बोलो 87 है, तो मैंने पहली संख्या दूसरी और तीसरी इनको जोड़ करके बराबर 87 लिख दिया, ठीक है। वैसे भी जो आया वो जाएगा, देखो ना, ये -1 ये +1, इनसे कह दो भाई आप जाइए, इनको मिलिए बिरादर भाई, इनको गिनो 1 2 3 x हैं, सो ये अपने पास आएगा 3x बराबर क्या होगा 87 के। बोलो x बराबर 87/3 के, ठीक। अब जरा सोचो कि यहाँ इसका आंसर बताने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो ये सिखाना था कि इसका एग्जामिनेशन मेथड क्या होगा। और आप एक ही बात जानते हो, जब भी आप कोई स्टोरी बचपन में सुनते थे तो उसका मॉरल क्या होगा, यानी उससे शिक्षा क्या मिली, यही तो दादी अम्मा बताती थी।
वही ये सवाल का मेथड भी आपको सिखा रहा है। तो चलिए डायलॉग मारा जाए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है भक्तों? तो आप कहें क्या सर फालतू का टाइम काट रहे हैं, हमें जो सीखना था हमने सीख लिया। क्या सीखा? बीच की संख्या बराबर। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना जो हमने नौटंकी की इसकी कोई आवश्यकता है? वैसे भी मेथड लगाओगे परीक्षा तो कभी ना पास होगे। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए आपको बताया है। लगाना तो ये था, देखो 87 सवाल में दिया था, बोलो हाँ। और एक बात बताओ, संख्याएं कितनी थी? 3। ये सवाल लगा के हमने यही सीखा कि अगर हम इस योगफल को यहीं से काट देते तो कब का हम 29 उत्तर लिख लेते, फालतू का पेन तो ना चलाते, छोटी बड़ी संख्या भी निकाल लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसी लाइन को यहाँ कॉपी कर लिया जाए और सीख लिया जाए कि ऐसे प्रश्नों में जब भी बीच की संख्या पूछेगा तो योग बटे n करो। ये योग याद करने मत बैठिएगा, सीधे संख्याओं के योगफल बटे संख्या और इसको उड़ा देना मेरे भाई। 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आपका आंसर होगा। समझ में आया कुछ? ये विस्तार से है, ये हमने सिर्फ आपके समझने के लिए लगाया है। परीक्षा में कभी नहीं लगाना है, प्रैक्टिस कभी नहीं करनी है, प्रैक्टिस इसकी करनी है। और हमने लगा कि यही सीखा है कि योग बटे संख्याओं की संख्या से भाग दे दो, आंसर आएगा और आप मस्त रहोगे। अब एक अच्छी बात और बताऊं कि ये जो रूल आपने निकाला वो आपके सामने कैसे आया? ये सम संख्या पर भी लगेगा, विषम पर भी लगेगा और प्राकृत का है तो वहां तो लगेगा ही लगेगा, उसकी चिंता ही ना करो आप। अब देखो कैसे, मैं अगला सवाल लिखता हूं आपके लिए तुरंत। अब उसको केवल मैं एग्जामिनेशन मेथड से आपको सिखाता हूं और देखो आंसर कितने आराम से आपका आ जाएगा। अगर यहां पे मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर मैं आपके लिए लिख देता हूं यदि किन्हीं 7 सम संख्याओं का योगफल 140 है तो बीच की संख्या क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो मेरी बात समझ रहा होगा यहीं छुड़ा दोगा। 7 दूनी 14, 20 आपका आंसर है। यानी देखो इसी को आपने कैसे सीखा कि बीच की संख्या पाना है तो अभी मत सोचना छोटी होगी तो बड़ी होगी तो, आपके हर क्यों का जवाब दूंगा ना मेरे भाई। पहले परिभाषा तो सीख लिया जाए। तो अब मुझे बता दो कि 140 बटे कितना लिखूं, जल्दी बोलो। तो आप कहेंगे क्या पूछते हैं, देखिए ना खुद, 7 होगा। तो 7 दूनी 14, 20 आपका आंसर होगा। समझ आया सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख के आपको दिखा देता हूं, क्योंकि प्राकृत का हो गया अपना, सम का हो गया, तो विषम का भी होना चाहिए। मैं लिख देता हूं कि यदि किन्हीं 7 विषम संख्याओं का योगफल 133 है तो मिड नंबर यानी बीच की संख्या क्या होगी? आप हमें बताओ क्या होगी, बोलो मेरे भाई। सीधे क्वेश्चन मार्क, वहां लिखने मत बैठ जाना कि बीच की संख्या फलाने ढमाके, कुछ नहीं। थिंक विदाउट इंक। यदि परीक्षा पास होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड का प्रयोग करना होगा, ये सब तो लगा रहेगा। अब जरा देखो ना कि टोटल योगफल 133 बटे कितना करोगे? 7 संख्याएं तो 7 से भाग दो। पहाड़ा आता है ना आपको, मान लिया, बहुत अच्छे, आंसर 19 आएगा। तो आपने अभी तक क्या सीखा? मैं ये वैसे सवाल आपको करा नहीं रहा था, आगे बड़े बड़े सवाल हैं, सारे हैं आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था। चलिए मेरे भाई तुरंत आगे हम बढ़ेंगे, आप इनको लगाइएगा। और अगली बात मेरी सीखनी है आपको। क्रमागत संख्याओं के बाद 2 पॉइंट फटाफट नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। उनमें से पहली बात ये होगी कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, छोटी छोटी बात में बेसिक, तो जरा यहाँ पे स्टाइलिश थोड़ा एरो एरो बना लेना। नोट फर्स्ट, एक बात बताओ कि 0 + 5 बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 + 0 बराबर क्या होगा? 5। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? यही पढ़ा रहे हैं कि 0 को जोड़ का तत्समक कहते हैं, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो अगर कोई पूछ दे कि 0 क्या है तो आप कहोगे ये जोड़ का तत्समक है, यानी किसी भी नंबर के लेफ्ट या राइट में 0 को जोड़ देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऐसे ही पॉइंट सेकंड को जरा देखो कि अगर मैं 1 इंटू 5 कर दूं तो क्या आएगा भाई 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो आप इस बार क्या बोलना चाहते हो कि एक को गुणा का तत्समक कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो बेसिक बातें जान लेने के बाद अगला पॉइंट आपको समझ लेना है कि अगर कोई आपसे ये कह देगा कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी हो उतने क्या लिखोगे आप 9 लिखोगे। यह बात याद रखना। डियर स्टूडेंट, अगली बात, अगर कोई कह दे 5 अंकों की छोटी संख्या, तब क्या करेंगे हमारे मित्र, बस एक छोटा सा काम, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उतने क्या लिखो 9। ठीक है, हो गई बात। जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो तो आप सबसे पहले 1 लिखना। क्या लिखना 1। अगर ये 5 अंक कहे तो मेरे भैया 5 में से 1 को घटा देना तो आएगा 4, 0 लगा देना, आपका काम हो जाएगा। यानी मैं ये सिखा रहा हूं, जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहेगा 1 लिख देना, 5 का कहे तो 4 0 बैठाना, 3 कहे तो 2 0 बैठाना, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब मैं आप सबको अगली बेसिक बात सिखा देता हूं ताकि हम लोग बेस को कंप्लीट कर लें। अगली बात आपको ये जानना है कि एक शब्द आपकी मैथ के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार आएगा निरपेक्ष मान। अब ये निरपेक्ष मान क्या होता है जरा देखो, तो हेडिंग लगा दो आप लोग, निरपेक्ष मान, या इसे कहते हैं संख्यात्मक मान, यानी ये है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूल्स। एक्चुअली ये फेमस है मॉड के नाम से। क्या मॉड, सही से पढ़ना। अब यहां एक बात बताऊं कि किसी भी संख्या का, सीधी परिभाषा, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव, यानी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी सदैव धनात्मक होता है। यह याद रखना। कैसे, आगे सब पढ़ाऊंगा, बस अभी इतना जानते रहो आप। अगर कोई पूछ देगा भाई मॉड का संकेत क्या होगा, तो मॉड का संकेत डिस्टेंस ऐसे होता है, 2 खड़ी लाइनें ब्रेकर टाइप की, हो गई। अब जरा देखो, ऐसे अगर हमने कहीं पर लिख दिया कि मॉड -4 तो बराबर क्या आएगा 4। क्यों? क्योंकि कह रहे हो किसी भी संख्या का मॉड सदैव धनात्मक होगा। अगर हमने लिख दिया ±4.5 तो आंसर क्या होगा 4 से 1/2। पढ़ोगे कैसे, मॉड ±4.5 इज इक्वल टू 4.5। यानी बात सिर्फ इतनी है कि निरपेक्ष मान सदैव क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको जानना है कि वास्तव में जातीय मान किसे कहेंगे। तो अगली बेसिक बात है हमारे लिए कि जातीय मान, इसी को कहा जाता है अंकित मान। इसका एक छोटा सा नया नाम थोड़ा याद रखना, नैज मान, या इसी को बोलते हैं शुद्ध मान। आपको शब्दों के मायाजाल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हिंदी में शब्दों की कमी तो है नहीं। तो ऐसे केस में इसकी एक ही इंग्लिश है, फेस वैल्यू, बस। अब यहां फेस वैल्यू की बात आ गई तो आपको बताऊं कि इसकी सिंपल सी परिभाषा इतनी ही होगी कि जाति मान किसी संख्या के खुद के मान को ही प्रदर्शित करता है। तो यानी आप कह लीजिए कि अगर मैंने आपके लिए लिख दिया 8 4 3 9 2 5, अगर आप हमसे पूछें 5 का जाति मान तो आंसर 5 होगा, 9 का पूछें तो 9 होगा, 8 का पूछें तो 8 होगा, मतलब जो पूछें वही होगा। सो इसके लिए तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए बेसिक सेक्शन पे मैं आपको आखिरी पॉइंट सिखाऊं, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को अपनी अगली क्लास से शुरू करेंगे और आपको हर बात सिखाते हुए फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो जरा आप लोग हेडिंग लगा दोगे, स्थानीय मान। ये स्थानीय मान या स्थानिक मान, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, हेडिंग दीजिए।
तो ये हो गया स्थानीय मान या फिर होगा स्थानिक मान। तो हमारे पास से हो गया लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, इसके 3 टाइप्स होने हैं, वो तीनों आप सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग निकालेंगे पूर्ण संख्याओं का, कैसे निकालते हैं हम लोग ये सीखेंगे। अगला हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का, और आज के लिए अंतिम शब्द सीखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्नों का स्थानीय मान। यहां पर देखो, अगर मैं बात करता हूं पूर्ण संख्या की, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई भी नंबर लिख दिया 8 4 3 9 5 7 जो भी। अब अगर आपने कह दिया कि मुझे 7 का स्थानीय मान चाहिए, तो टेंशन कौन लेगा? पड़ोसी हम लोग तो अपना उत्तर लेंगे। तो मेरे भाई यहां देखो, राइट हैंड पे कोई है क्या? नहीं है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 7 आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं भैया हमको 3 का बता दो, तो आप हमेशा अपने से दाहिने यानी यहां से लेके जितने डिजिट हैं इस अंक को बड़ी इज्जत और मर्यादा से उतार लेना। 1 2 3, 3 को बैठा दो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप बात को? तो जिस भी नंबर का स्थानीय मान कहेगा उसको उतारिए, उसके दाहिने जितने भी डिजिट हैं उतने 0 बैठाइए, मस्त रहिए। दशमलव संख्या का देखिए, जैसे मैंने 65.327 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 798 लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कह दिया 7 का बता दो। अब याद रखना कि भाई साहब बीच में आ गए हैं दशमलव जी, तो अब हम दाहिने बिल्कुल नहीं देखेंगे, अब यहीं से हम लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ देखेंगे। तो अब देखो 7 को अभी भी वैसे ही उतार लेना, 1 2 दशमलव ला के बैठा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी डिजिट का आराम से निकाल ले जाओगे। 5 का चाहिए तो यही पुराना नियम 5 ही होगा, अगर 6 का चाहिए तो 60 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होगा। अब आप देखिए अगला पॉइंट आपके पास है भिन्नों का। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ आपके लिए कि 4 सही 1/2 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो मेरे भाई, आप क्या करोगे? ये मिक्स नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना पिछली क्लास में, तो सबसे पहले आप इसे तोड़ोगे, 4 दूनी 8 1 9/2, इसको दशमलव में चेंज करोगे 4.5 आएगा। तो हमने क्या समझाया कि ऐसे हर नंबर को पहले आप ऐसे तोड़िएगा फ्रैक्शन में, फिर उसको डेसिमल में लेकर के आना, फिर वही नियम लगाना जो आपने यहाँ पर लगाया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कितना आएगा? 0.5 आएगा। स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे, और हम लोग अपनी जो अगली क्लास आ रही है नंबर सिस्टम के बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके शुरुआत करेंगे। और उम्मीद करता हूँ तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।